वहीं पे रोक के पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कोई जहाँ पे भी ना समझ रहे कोई चीज़ तो आप पूछ सकते हैं, फिर प्रेजेंटर आंसर कर देंगे, अगर वो ना कर पाए देन आई विल आंसर, ठीक है। सर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, मैंने इसको स्क्रीन को शेयर करने के लिए वो स्क्रीन जो है वो सिलेक्ट हो गई है, लेकिन वो जो शेयर का ऑप्शन शो होता है ना, वो ऑप्शन नहीं शो हो रही, सिर्फ कैंसिल की ऑप्शन शो हो रही है, शेयर की ऑप्शन नहीं शो हो रही। जब शेयर पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन शेयर पे दोबारा वो डेस्कटॉप या विंडो पे क्लिक किया आपने नीचे? हाँ जी सर, उस पे मैंने क्लिक किया और एक व्हाइट बॉक्स जो है ना वो अपेयर हुआ, उसमें जो नीचे ब्लू में शेयर का ऑप्शन आता है ना, वो नहीं आ रहा, कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। वो जब आप पे जिस चीज को शेयर करना है ना उस पर जब क्लिक करते हैं ना, फिर शेयर का ऑप्शन विजिबल होता है, उससे पहले विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो जो चीज आपने शेयर करनी है वो पहले ओपन कर लो। अगर आप होल स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हो तो होल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो पहले, इसके ऊपर ना, जो नजर आ रही है सामने आपको। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर, हो गया। ठीक है, ओके बच्चे। शो हो रहा है? जी ओके सर। सब स्टूडेंट्स को शो हो रहा है, पहले स्टूडेंट्स से कंफर्म कर लें, फिर चाहे इस स्लाइड को बड़ा कर लीजिएगा। यस सर, शो हो रहा। ओके बच्चों। तो शुरू कर दें? जी आप कर दो बच्चे स्टार्ट। Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and merciful. Today our topic is Minkowski space according to 4 vectors. My group members are Mia Sundar Shahzadi, Amna Iftikhar, Imjaz Yunus and Iman. Our topic outline includes introduction और Hermann Minkowski कौन था, वेक्टर्स के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ये हमारी आप आउटलाइन देख सकते हैं। एंड पे हम आपको इसकी समरी कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन, ये आप इंट्रोडक्शन इंडिविजुअली भी रीड कर सकते हैं। इसमें सिंपली मैं आपको शॉर्ट में अगर डिफाइन करूँ तो इसमें यह था कि हमारे पास जो 3 बेसिक डिमेंशन होती हैं, लेंथ विड्थ हाइट, वो हमारी स्पेशल डिमेंशन होती हैं। और जो हमारा 4th पैरामीटर होता है टाइम, जिसको हम इंक्लूड करते हैं स्पेस टाइम में, वो हमारे पास टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल डिमेंशन। उसके बाद हम हरमन मिन्कोस्की की इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सुंदर। हरमन मिन्कोस्की एक जर्मन मैथमेटिशियन था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1864 से लेकर 1909 तक था। इसने जब देखा कि 1905 में इसके एक एक्स स्टूडेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिफाइन किया, जो कि बेस करती है लॉरेंस और पायनकेर के वर्क के ऊपर बेस करती है। तो इसने उनको सिंपली ये कहा था कि इसको हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं 4 डिमेंशनल स्पेस के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम देखते हैं कि वेक्टर्स जैसा कि हम सब पढ़ते आए हैं कि वेक्टर क्या होता है, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसका हमें मैग्नीट्यूड तो पता हो लेकिन हमें ये भी पता हो कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे फर्ज करें हमें कोई कहता है कि आपने 5 यूनिट्स मूव करना है, लेकिन उसको हमें ये पर्टिकुलरली डिफाइन करना होगा कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। तब हम अकॉर्डिंग टू जिसकी डायरेक्शन हमें मालूम हो वो वेक्टर होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल डायग्राम आप देख सकते हैं, जहाँ पे एक एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो हमने ब्लू लाइन से डिनोट किया एक्स वाई जी। उसके उधर हमारे पास एक वेक्टर है ए, जहाँ पे उसके एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कंपोनेंट्स होंगे वो ए एक्स आई, ए वाई जी और ए जेड के होंगे। उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो हमारे एस प्राइम में हमारे उसके कंपोनेंट्स जो होंगे ए वेक्टर के, वो हमारे पास होंगे ए प्राइम एक्स, ए प्राइम वाई और ए प्राइम जी।
इसी तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हमने ए प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, अगर हमें ए प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है तो वो हमारे पास रिलेशन है ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स कोस फाई प्लस ए वाई साइन फाई। यहाँ पे फाई क्या है? फाई हमारे पास वो एंगल होगा जो हमारे कोइंसाइड करने से, दोनों फ्रेम्स के कोइंसाइड करने से जो क्रिएट होता है। जैसे अगर हमने x और x प्राइम के बीच जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा वो एंगल होगा। जो y और y प्राइम के दरमियान हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा y एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। जो z और z प्राइम के दरमियान बनेगा वो हमारा z के अकॉर्डिंग होगा। वैसे ये बात हमें पता है कि जो z एक्सिस होता है वो हमारा दोनों केसेस में सेम रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने उस वही रिलेशन दोबारा लिखा है कि ए एक्स प्राइम को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद ए प्राइम वाई को कैसे फाइंड करेंगे और ए प्राइम जी को हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद हमने इसको मैट्रिक फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद हमें पता है क्योंकि ए प्राइम ऑफ एक्स के अंदर हमारे पास जो था एक्स और वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज थी, लेकिन हमारा जो जी एक्सिस था उसका कोऑर्डिनेट 0 था, इसलिए हमने वहां पे 0 लिख दिया। इसी तरह हमने वाई एक्सिस में भी जी को 0 लिख दिया और जी एक्सिस में हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे और जी का हमारे पास 1 था। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है लेंथ ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे सिंपली हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमारा वेक्टर चेंज भी हो जाए उसकी लेकिन लेंथ सेम रहती है। अगर हमारे दोनों एक्सिस में लेट्स सपोज के हमारे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, एक्स के डिफरेंट हो जाते हैं, वाई के डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमारा इन एंड जो लेंथ ऑफ ए वेक्टर होगा वो सेम रहेगी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्सिस। ये इसको हम देखते हैं आगे एग्जांपल से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं हम कि हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए, जहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, 5 वाई के और 5 के जी एक्सिस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हमारे पास सिंपली एंगल भी गिवन है जो कि हम बाद में tan को साइड पे ले जाके हमारे पास tan ऑफ फाई आ जाएगा। अब देखें कि हमारे पास जो रिलेशन गिवन था ए प्राइम ऑफ एक्स का, वहां पे हमने सिंपली उनकी वैल्यूज पुट की हैं वहां पे, 5 cos ऑफ फाई, 5 sin ऑफ फाई। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है और हमारे पास लेंथ चेंज होती है या नहीं होती आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो था, जो रिलेशन गिवन था उसमें हमारे पास था साइन फाई और कोस फाई। तो साइन फाई और कोस फाई को फाइंड करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास गिवन डेटा था वहां पे हमारे पास था tan ऑफ फाई इज इक्वल टू 3/4। अब हमें एक रिलेशन पता है आइडेंटिटी का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। हम उस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोस फाई फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की tan फाई की, तो आगे आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो हमारे पास सीकंड फाई आ गया। अब हमें ये भी पता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में सीकंड रेसिप्रोकल होता है कोस के, यानी सीकंड फाई इज इक्वल टू 1/cos फाई। तो हम इसकी वैल्यू को ऑपोजिट कर देंगे तो हमारे पास cos फाई आ जाएगा। जैसे हमारे पास cos फाई आएगा इसके बाद हम एक और आइडेंटिटी का रिलेशन यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां पे हम cos फाई की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 4/5, ये उस रिलेशन में पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास साइन फाई की वैल्यू आएगी, वो आई है हमारे पास 3/5। इसके बाद हमारे पास साइन फाई की वैल्यू भी आ गई और cos फाई की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको रिलेशन में पुट करते हैं ए प्राइम ऑफ एक्स, ए प्राइम ऑफ वाई और ए प्राइम ऑफ जी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने ए प्राइम ऑफ एक्स में cos ऑफ फाई और sin ऑफ फाई की वैल्यू जब पुट की है तो हमारे पास ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 आ रहा है। उसके बाद हमने ए प्राइम ऑफ वाई में वैल्यू पुट की, वहां पे हमारे पास ए प्राइम ऑफ वाई आया इज इक्वल टू 1। उस यहाँ से हमारे पास यानी सारों की जो वैल्यूज हैं वो आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका मैग्नीट्यूड और कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं वो हमें पता लग गया। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पहला वेक्टर था ए,
वहां पे हमारे पास 5 यूनिट्स एक्स आई थे, 5 आई था, 5 जे और 5 के था। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो वेक्टर बना है एस प्राइम ऑफ एक्सिस में, वो हमारे पास है 7 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, मीन 7 आए। उसके बाद 1 यूनिट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 1 जे, प्लस 5 यूनिट्स जी एक्सिस के अकॉर्डिंग। लेकिन इन एंड अगर हम लेंथ पे का फॉर्मूला इन पे लगाएं तो हमारी लेंथ वही रहेगी 75, स्क्वायर रूट 75। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ से हमें पता लगता है कि आफ्टर रोटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्सिस लेंथ ऑफ ए वेक्टर सेम रहती है हमेशा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लेंथ फाइंड करें तो हमारे पास पहले भी अंडर रूट 75 आ रही थी और उसके बाद भी हमारे पास अंडर रूट 75 आई है। इवन तो के कंपोनेंट्स हमारे पास चेंज हो भी जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ द लेंथ इज सेम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेंथ हमेशा सेम रहती है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेट ऑफ एक्सिस के भी। नेक्स्ट स्लाइड। Now I would like to invite Rimsha Yunus to continue the presentation. फरहान बात सुनो। Yes sir. बाकी एक्सप्लेन आपने ठीक किया, लेकिन इसमें आपने ये चीज नहीं बताई कि हमें इसकी रीजन क्या थी। ये जो हमें आपने वेक्टर पढ़ाया और आपने ये बता दिया कि Sir. लेंथ शुड बी सेम रह रही है, Yes sir. क्योंकि रोटेशन कर रहे हैं ना आप इनके। टेक्निकली आपने स्टार्ट यहाँ से किया कि आपने सेट ऑफ एक्सिस लिए एक्स वाई जी, Yes sir. और दूसरा सेट ऑफ एक्सिस आपने लिए एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम। ठीक है, Yes sir. तो एक्स एक्सिस का जो सेट था उसको आपने रोटेट करवाया एट सम सर्टेन एंगल फाई। ठीक है, Yes sir. तो रोटेट करवाने के बाद नए सेट ऑफ एक्सिस बन गए जिनको आपने प्राइम का नेम दे दिया। और फिर आपने ये किया कि आपने ये कहा कि इन दोनों के अंदर अगर आपको एक वेक्टर, सेम वेक्टर, चाहे उसको आप एक्स प्राइम में या एक्स में देख रहे हो, तो अल्टीमेटली उनकी लेंथ क्या रह रही है, सेम रह रही है। Same रह रही ठीक है। है ना, Yes ये sir. चीज आपने एक्सप्लेन की, लेकिन आपने रीजन नहीं बताई कि हमने ये चीज क्यों हम ये चीज स्टडी कर रहे हैं। वाई का आंसर नहीं आपने दिया। बाकी एक्सप्लेन आपने ठीक किया, नो प्रॉब्लम, उसमें ऐसा कोई नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये बताना चाहिए था कि इट्स नॉट अ जेनेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ एक टाइप थी जिसको Yes आपने sir. रोटेशन की थी, रोटेट किया था आपने एक्सिस को। बाकी और कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज नहीं की। जो आपने वेरी स्टार्ट में जो आपने रिलेशन लिखा था, अगर आप स्टार्ट में जाओ, पहले ये दूसरी स्लाइड जो थी, तो Yes sir. Components of उसमें vector. हाँ, जो आपने इक्वेशन लिखी थी बेसिकली, जिसमें आपने एंड पे बताया था कि जी इज इक्वल टू जी प्राइम, तो बेसिकली वो रोटेशन ऑफ द एक्सिस का होता है रिलेशन आपस में, कि जब आप रोटेट करते हैं एक्सिस को, तो फिर बिफोर रोटेशन और आफ्टर रोटेशन जो सेट ऑफ एक्सिस हैं उनके दरमियान रिलेशन उस इक्वेशन से डेवलप होता है जो आपने Yes एट द sir. वेरी स्टार्ट लिखी थी। ठीक है, Yes sir. तो रीजन आपने बतानी है कि रीजन क्या है। कि अगर आपने ये चीज एक्सप्लेन की है कि लेंथ सेम है, तो वाई, इसको हम स्पेशल रिलेटिविटी में इस चीज को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका आंसर आपने नहीं किया। बाकी ओवरऑल ठीक था। इसको इसको आपने एक्सप्लेन करना है अभी कि वाई ठीक है आपको सर, इसमें हम ये लेंथ को क्यों करना पड़ा। ठीक है, एंड पे ओके, कर देते हैं सर एक्सप्लेन। हाँ ओके बच्चे, ओके ओके ओके, सर। कंटिन्यू करें आगे नेक्स्ट स्टूडेंट। Assalamu alaikum. My name is Rimsha Yunus. My roll number is 34. Now I am going to discuss dot product. We will have taken two vectors A and B. हमने दो vectors लेने हैं A और B. Vector A in term of components along with the x, y and z direction is equal to axi plus ayj plus azk, where I, j, k are the unit vectors in the direction of x, y and z. Now choosing the same set of axes, vector B is equal to bxi plus byj plus bzk. Now if we rotate the axis, their components will have changed upon rotation of axis. अगर हम axis को rotate करेंगे तो हमारे components जो है वो change हो जाएंगे। मीन्स A जो है वो बनेगा A प्राइम एक्स आई प्राइम प्लस A प्राइम वाई जे प्राइम प्लस A प्राइम जेड के प्राइम। सिमिलरली B जो है B वेक्टर हमारा होगा B प्राइम एक्स आई प्राइम प्लस B प्राइम वाई जे प्राइम प्लस B प्राइम जेड के प्राइम। नेक्स्ट स्लाइड। सुंदर नेक्स्ट।
and we know that dot product जो है is a scalar, so it means that the components might have changed due to rotation of axis but their dot product will remain same. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी आंसर हमारा आएगा वो हमारा स्केलर होता है. इट मींस कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं ड्यू टू रोटेशन, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा सेम होगा. एक्स वाई जेड के अलोंग जो वेक्टर्स हो गए, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम्स के अलोंग जो वेक्टर्स हो गए, उनका जो भी डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे वो हमारा सेम होगा. इसलिए हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड वो इक्वल है ए प्राइम एक्स बी प्राइम एक्स प्लस ए प्राइम वाई बी प्राइम वाई प्लस ए प्राइम जेड और बी प्राइम जेड के. नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमने दो वेक्टर्स लेने हैं ए और बी, और इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा वेक्टर होगा. डॉट प्रोडक्ट में हमारा आंसर स्केलर आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो वेक्टर आएगा. और इसमें एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम के रिस्पेक्ट से जो वेक्टर्स होंगे उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस पर भी हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूज होगी. नेक्स्ट स्लाइड. और इसी तरह अगर हम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट से भी जो वेक्टर्स हमारे होंगे उन पर भी क्रॉस प्रोडक्ट पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूज होगी. नेक्स्ट स्लाइड. अब है वेक्टर एंड स्केलर. Vector is a set of three numbers which represent its components along the axis of frame. Vector एक set of numbers होता है, थ्री नंबर्स का सेट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट्स को अलोंग द एक्सिस ऑफ फ्रेम. ए एक्स ए वाई ए जेड ये इसके कंपोनेंट्स है. द नंबर चेंज अपॉन रोटेशन ऑफ एक्सिस एज पर ट्रांसफॉर्मेशन रूल. एक्सिस की रोटेशन के जब भी एक्सिस की रोटेशन होती है तो जो रोटेशन होती जब भी एक्सिस की रोटेशन होती है तो नंबर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल. ए एक्स जो है वो ए प्राइम एक्स हो जाता है, ए प्राइम वाई हो जाता है, ए प्राइम जेड हो जाता है. द वैल्यू ऑफ स्केलर हाउ एवर डज नॉट चेंज अपॉन रोटेशन ऑफ एक्सिस. स्केलर चेंज नहीं होता, जब भी एक्सिस की रोटेशन होती है स्केलर चेंज नहीं होता, वेक्टर चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर है वो स्केलर आता है, स्केलर सेम होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आता है, वेक्टर जो है वो सेम नहीं होता. नेक्स्ट स्लाइड. फ्रेडी ग्राफ. जब भी हम किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करते हैं तो हमें 3 डायमेंशन ग्राफ की जरूरत होती है, जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी जाए तो हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एक ग्राफ है जिससे आप सभी फैमिलियर है. इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई और जी की कोऑर्डिनेट्स है. Whether we discuss of simple geometry or vector space, we mainly use 3 coordinates to find position as well as direction. But in reality, we cannot do much by using 3. These coordinates is full of events. बात ज्योमेट्री की हो या वेक्टर स्पेस की, हम मेनली इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं. अब चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए हो या उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. लेकिन रियल लाइफ में इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने से कुछ नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि पूरा यूनिवर्स जो है वो हमारा इवेंट से भरा हुआ है. हम अपनी डेली लाइफ में भी जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सब इवेंट से मिलकर बने होते हैं. अब इवेंट्स को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमें 3 डायमेंशन की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही साथ टाइम की भी जरूरत होती है. जैसे कि अगर हमने स्पेस टाइम पर वीडियो डालेंगे तो वीडियो कब और किस डेट को टाइम में डालेंगे, यानी कि इस यूनिवर्स में हो रहे हर एक इवेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 3D स्पेस के साथ साथ टाइम की भी जरूरत होती है. ऐसी स्पेस को हम मिन्कोस्की स्पेस कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. As Minkowski space, it is a basically combination of 3D Euclidean space. थोड़ी स्लो रखो आप, स्पीड थोड़ी स्लो रखो आप. पीछे वाला टॉपिक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आप थोड़ा स्पीड में बताया सही है आपने, लेकिन थोड़ा सा स्पीड स्लो रखोगे तो बच्चों को समझ आ जाएगी. ठीक है जी सर. Minkowski space, it is a basically combination of 3-dimensional Euclidean space and time into a 4-dimensional manifold. ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है मिन्कोस्की स्पेस को. यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो 3D स्पेस है और वाई एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन अभी मैंने कहा कि मिन्कोस्की स्पेस जो है वो 4D होती है, लेकिन इस ग्राफ में तो 2D स्पेस नजर आ रही है. तो सो द पॉइंट इज जो एक्स एक्सिस लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 3D स्पेस को. हमने इसको एक
3D स्पेस को एक सिंगल डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया है। सो 3D स्पेस की है और 1D टाइम की है, तो टोटल जो है वो हमारी 4 डायमेंशनल हो गई है। 4 डायमेंशनल को हम पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्पेस की 3 डायमेंशनल को यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को एक सिंगल डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट स्लाइड। यानी कंडीशन, अब जैसे अभी हमारे पास 3 कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 हमारे पास है कि हमारे पास है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन है, वो पैरेलल है इस टाइम के, और इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास 0 है। सपोज कर ले कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में रेस्ट में है और टाइम के एक्सिस जो है वो मूव कर रहा है। मीन जैसे डायग्राम में इसमें जो एक स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टाइम की है, तो इस ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट से मोशन हो रही है, इसकी मूव हो रही है, लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट से ये रेस्ट में है। अगर हम इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देखें तो ये जब हम रात को सोते हैं तो आपकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती, लेकिन आप जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से मूव कर रहे होते हैं। ये इसकी कंडीशन 1 थी। नेक्स्ट स्लाइड। कंडीशन नंबर 2 हमारे पास है कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसकी स्लोप जो है वो 0 नहीं है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट स्लाइड। कंडीशन नंबर 3 हमारे पास है, ये हमारे पास एक कर्व है this is a curve which mean object is moving with a variable speed और velocity। ये हमारे पास एक कर्व है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो किसी वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। ये हमारे 3 जो थे मेन 3 कंडीशंस थे जो हम अपने यूज करते हैं डेली लाइफ में। और अब नेक्स्ट आई विल लाइक टू कॉल ईमान। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईमान मकसूद, माय रोल नंबर इज़ 14। अब हम लाइट के केस में देखेंगे कि लाइट के केस में स्पेस टाइम डायग्राम कैसे बनती है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power per meter per second है। अब हम यहाँ पे डायमेंशंस में देखेंगे कि लाइट अगर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पेस टाइम डायग्राम कैसे होगी। अगर हम एक लेजर कंसीडर करें तो हमें पता है कि लेजर यूनी डायरेक्शनल होती है, मींस लेजर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, और लाइट की जो स्पीड है वो एयर के अंदर हो या वैक्यूम में हो या स्पेस के अंदर हो तो वो कितनी होती है हमें पता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर लाइट की स्पीड c है तो टाइम t में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये इक्वेशन होती है x इज टू सी टी। हमने यहाँ पे हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो हमने c को इक्वल टू 1 पुट कर दिया है। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए पुट किया है ताकि हमारे पास इक्वेशन सिंपली फॉर्म में और हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। x इज इक्वल टू टी यहाँ पे आ जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट स्लाइड। हमें पता है कि x इज इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन है और इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो 1 है, और अगर किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप 1 हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। यहाँ पे डायग्राम में भी हमें नजर आ रहा है कि ये दो लाइंस हैं यहाँ पे और ये ओरिजिन को कट कर रही हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो अगर लाइट की स्पेस टाइम डायग्राम बनाई जाए तो वो ऐसी बनेगी। ये लाइट की 1 डायमेंशनल स्पेस टाइम डायग्राम है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने 1 डायमेंशन में देख लिया, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रही बल्कि 2 डायमेंशंस में ट्रैवल कर रही है। जैसे इस रेड कलर की पिक्चर में नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है सेंटर में, जैसे स्फीयर्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन मैं 2 डायमेंशन की बात कर रही हूँ तो फिर जो वेव फ्रंट्स होंगे वो सर्कुलर होंगे। तो अगर इस केस के अंदर हम स्पेस टाइम डायग्राम बनाएं तो वो कैसे बनेगी। ये यहाँ पे ब्लैक कलर की डायग्राम शो हो रही है।
स्पेस डायमेंशंस होंगी और टाइम की 1 पॉइंट पे जो वेव फ्रंट होगा उसका रेडियस छोटा था, आफ्टर 2 सेकंड उसका रेडियस और बड़ा हो गया, और इस तरह जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ये वेव फ्रंट्स की जो सर्कुलर रीजन है और हम सबको कंबाइन करेंगे तो ये एक लाइन अगर 2 डायमेंशन में मूव कर रही हो तो स्पेस डायग्राम एक कोन बनेगी। और अगर 3D को हम देखें, 3D कंसीडर करें तो फिर हमारे पास 4 डायमेंशन में बनेगी। कुछ आवाज आप सबको सही नहीं आ रही है, मुझे सही नहीं आ रही। सर हमें भी सही नहीं आ रहा। ईमान आपका ना वो कोई इंटरनेट का इशू है, एक दफा ना रिफ्रेश कर लो, ये डिस्कनेक्ट कर लो ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सर, डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है आपकी आवाज में। सर अब सही आ रही है? हाँ अब ठीक है बच्चे। सॉरी सर। सर कहाँ से एक्सप्लेन करूँ, वेव फ्रंट से? हाँ ये पॉइंट सोर्स की जो सर्कल कैसे बनते हैं और 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में वो किस तरह, ये चीज, ये टॉपिक, ये इमेज आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्ली। तो स्टार्ट करो जरा। हमने 1 डायमेंशन में तो देख लिया, लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें कि लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रही है बल्कि 2 डायमेंशंस में ट्रैवल कर रही है, जैसे इस रेड कलर की पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से ये वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं। वैसे तो पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट्स 3 डायमेंशंस में होते हैं, लेकिन स्फीयर्स, वैसे तो पॉइंट सोर्स के डायमेंशंस 3 डायमेंशंस में स्फीयर बनते हैं, लेकिन मैं 2 डायमेंशन की बात कर रही हूँ, तो फिर जो वेव फ्रंट्स होंगे वो सर्कुलर की फॉर्म में होंगे। तो अगर इस केस के अंदर स्पेस टाइम डायग्राम बनाई जाए तो वो कैसी होगी? इसमें हमारे पास एक्स और वाई 2 डायमेंशंस हैं और टाइम की डायमेंशन 1 है। पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं 1 सेकंड की जो वेव आप फ्रंट है एक्सप्लेन करो उसका अभी रेडियस बच्चे। छोटा था, आफ्टर ईमान 2 खैर सेकंड तो उसका जरा। रेडियस बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो वेव फ्रंट्स का रेडियस जो है वो इंक्रीज, तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो ये एक कोन बनेगी। इसका मतलब लाइन अगर 2 डायमेंशन और अगर ये मोशन कंसीडर करें तो कौन आप सुन रहे हो बच्चे? है? मैं दोबारा कनेक्ट कर लेती हूँ। हाँ ईमान, आप बाद में रिकनेक्ट करके ट्राई कर लेना, क्योंकि वो बच्चे समझ नहीं पा रहे, मुझे खुद बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में। आमना आप सुन रहे हो? यस सर, लेकिन ये ना ईमान का पोर्शन है तो वो उसने ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है इसलिए। लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही सही। सर वो और कौन रिकनेक्ट करेगा आप करती इसे? है, 1 मिनट बस उसको देते हैं, वो रिकनेक्ट करती है, उसके एरिया में नेट का काफी इशू है से। चलो ईमान ट्राई कर लो, लेकिन फिर अगर ईमान का नहीं आता तो आप मेरे किसी एक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि सारे पूरी पहले से प्रिपेयर किया करो, ताकि कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करना हो तो वो कोई कर सके। ठीक है, एक्सप्लेन करना बस थोड़ी देर में भी करती हूँ। ओके ओके बच्चे ओके। वैसे भी बाकी भी जितने भी ग्रुप फेलोज हैं, जो भी इसके बाद भी ग्रुप्स आएंगे, तो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन सबको आनी चाहिए, क्योंकि आज का तो चले स्टार्ट है, तो मैं चले आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि आप पर्टिकुलर पॉइंट से कोई और स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दे। तो हर बच्चे को अपने पूरा का पूरा पोर्शन प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वेट कर लें मांगा एक कुछ सेकंड्स। आई होप सो कि वो थोड़ा सा बेहतर हो रहे हैं। ईमान का उसमें कोई इशू नहीं है, बस वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो उसमें ईमान भी क्या करे। सर मेरी अब आवाज सही आ रही है? हाँ बच्चे, अभी तो सही आ रही है, लेट्स सी बाद में भी सही आती है कि नहीं। फिर आप स्टार्ट करें वैसे। सर मैं वेव फ्रंट से एक्सप्लेन करूँ ना दोबारा? जी अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रही बल्कि 2 डायमेंशंस में ट्रैवल कर रही है। जैसे इस रेड कलर की पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से ये वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं। वैसे तो पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट्स 3 डायमेंशंस होते हैं, यानी कि स्फीयर्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन मैं 2 डायमेंशन की बात कर रही हूँ, तो फिर ये जो वेव फ्रंट्स होंगे वो सर्कुलर होंगे। तो अगर इस केस के अंदर स्पेस टाइम डायग्राम बनाएं तो वो कैसी बनेगी?
वो ये ब्लैक कलर की डायग्राम में नजर आ रहा है। स्पेस में 2 डायमेंशन स्पेस की है और 1 डायमेंशन टाइम की है। सर से बात सही आ रही है ना? पॉइंट सोर्स जी बच्चे अब ठीक आ रही है। पॉइंट्स से वेव जनरेट हो रही हैं। 1 सेकंड पे जो वेव फ्रंट है उसका रेडियस छोटा है, आफ्टर 2 सेकंड उसका रेडियस और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम पास होगा तो रेडियस वेव फ्रंट्स का जो रेडियस होगा सर्कुलर का वो बड़ा होता जाएगा। तो जब हम इस सबको कंबाइन करेंगे तो ये एक कोन बन जाएगी। इसका मतलब लाइन अगर 2 डायमेंशन में मूव कर रही हो तो स्पेस टाइम डायग्राम एक कोन बनेगी। और अगर 3D मोशन को देखें तो कंसीडर करें तो फिर कोन 4D में बनेगी, और वो ऐसे बनेगी कि उसका सर्कुलर रीजन जो होगा वो स्फीयर बन जाएगा। तो 4D को विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम 3D को डिस्कस करते हैं जिसमें 2 डायमेंशन स्पेस की होती है, 1 डायमेंशन टाइम की होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमारे पास, सुंदर से एक स्लाइड पीछे करो। यहाँ पे हमारे पास 2 ज्योमेट्रीज हैं, एक ऑर्डिनरी ज्योमेट्री है और दूसरी मिनकॉस्की ज्योमेट्री है। ऑर्डिनरी ज्योमेट्री और मिनकॉस्की ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी ज्योमेट्री में 2 एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो जो भी पॉइंट होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो डिस्टेंस का, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन पे या दूसरा पॉइंट जो है उसको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो जो इनका डिस्टेंस का स्केयर होगा वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होगा। इसमें ओरिजिन का एक पॉइंट भी है तो वो डिस्टेंस का स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस का स्केयर इनवेरिएंट रहता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रोटेशन मींस अगर इस एक्सिस को ओरिजिन के अबाउट रोटेट करवाया जाए तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अब मिनकॉस्की स्पेस को देखें तो मिनकॉस्की स्पेस में 2 डायमेंशन स्पेस की है और 1 डायमेंशन टाइम का है। तो इस स्पेस में जो भी पॉइंट होगा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होती हैं। अब यहाँ पे सी टी है और एक्स और वाई 2 स्पेस की डायमेंशंस हैं। तो स्पेस के दोनों पॉइंट्स के दरमियान के इंटरवल का जो स्केयर है वो इक्वल होगा सी टी स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये भी इनवेरिएंट रहता है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम अब 3D की बात करते हैं, 2 स्पेस की डायमेंशंस हो और एक टाइम की, तो लाइट का पाथ स्पेस टाइम में ऐसा बनेगा, एक कोन अबव द एक्स एक्सिस और एक कोन बिलो द एक्सिस होगी। तो इससे पता चलता है कि ऊपर वाले कोन में टाइम पॉजिटिव है, हमें नजर आ रहा है कि टाइम उसमें पॉजिटिव है, और नीचे वाली कोन में जो है बिलो द एक्स एक्सिस उसमें टाइम नेगेटिव है। तो ऊपर वाली कोन को हम फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं, मींस उसका जो कनेक्शन होता है वो फ्यूचर से होता है, और नीचे वाली कोन जो है वो पास्ट से कनेक्ट करती है। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये जो एक्स वाली स्पेस है ये प्रेजेंट को प्रेजेंट कर रही है। अगर प्रेजेंट में हम एक पॉइंट कंसीडर करें, अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लूं तो फिर इसके अराउंड जितनी भी मिनकॉस्की स्पेस है ये 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाएगी, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। आउटसाइड द कोन जितना भी रीजन है वो रीजन 1 कंसीडर होता है, उसे रीजन 1 कहते हैं। नीचे वाली कोन को रीजन 2 कहते हैं, और जो ऊपर वाली रीजन है यानी कि अबव द एक्स एक्सिस उसको रीजन 3 कहते हैं। रीजन 1 के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इस पॉइंट से कोई कनेक्शन नहीं है, मींस रीजन 1 में जो भी इवेंट होगा उसकी इंफॉर्मेशन इस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी, मींस प्रेजेंट वाले पॉइंट तक। अगर एक पॉइंट ले रीजन 1 में, उसका पाथ जो है उसे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, तो अगर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आनी है इस पॉइंट तक तो ये स्पेस डायग्राम अलाउ करती है कि इन्फॉर्मेशन आए। तो अगर हम ये देखें रीजन 1 में लाइट कोन का जो पाथ है उसको देखें तो वो मैक्सिमम स्लोप है, और अगर इस पॉइंट के पाथ को हम चेक करें तो इसका स्लोप ज्यादा है लाइट कोन की स्लोप से। इसका मतलब है कि अगर रीजन 1 से कोई भी इंफॉर्मेशन इस पॉइंट तक आएगी तो उसे स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से मूव करना पड़ेगा, मींस उससे ज्यादा स्पीड में आना पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होती, इसलिए रीजन 1 की कोई भी इंफॉर्मेशन इस पॉइंट तक नहीं आ सकती। इसलिए रीजन 1 के कोई भी पॉइंट भी इस पॉइंट से कनेक्ट नहीं करता। इसी तरह रेड पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है रीजन 1 से, उसका अगर हम स्लोप देखें तो लाइट कोन की जो स्लोप से ज्यादा है, तो सेम वही बात कि इससे फिर सी से ज्यादा स्पीड में मूव करना पड़ेगा, सी से ज्यादा स्पीड अगर ये मूव करेगा तो वो रीजन 1 में आएगा। मूव करना होगा उस पॉइंट तक जो अलाउ नहीं है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होती, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी, इसके भी सेम वही रीजन है। तो रीजन 1 के किसी भी पॉइंट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट या इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती।
और इसमें अगर हम इंटरवल देखें, अगर हमने जो रीजन 1 के जितने भी हम पॉइंट्स लें उसका इंटरवल प्रेजेंट के साथ अगर हम लें, उसका इंटरवल का स्केल लें तो वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि इसमें जो स्पेस है वो डोमिनेट कर रही है, मींस कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। और इस स्पेस को हम स्पेस लाइक इंटरवल भी कहते हैं। इसके जितने भी इंटरवल्स बनेंगे प्रेजेंट के साथ वो स्पेस लाइक इंटरवल्स होंगे। इसमें हमारे पास रीजन 1 का एक कॉन्सिक्वेंस है कॉजेलिटी का। अब कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम पहले क्या देखते हैं कि पहले कॉज होता है और फिर उसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं, K2, K3 और रेड टी शर्ट में जो है वो ऑब्जर्वर है। अब हमें पता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि पहले कॉज हो रहा होता है और फिर इफेक्ट हो रहा होता है। K2 बॉल यहाँ पे थ्रो करेगा और K3 जो है वो उसको कैच करेगा। नॉर्मल लाइफ में K2 ने बॉल तो थ्रो किया तो K3 ने कैच कर लिया, और ऑब्जर्वर जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आइज में ये इमेज कैसे आएगी कि उसको यही लगेगा कि पहले कॉज हुआ है फिर उसका इफेक्ट हुआ है। लेकिन अगर बॉल की स्पीड C से ज्यादा है तो जब बॉल थ्रो करेगा K2 और K3 कैच करेगा तो दोनों केसेस में बॉल की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज होगी। दोनों केसेस में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज होगी और उनकी स्पीड भी सेम होगी। तो K3 जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर के नजदीक खड़ा हुआ है, उसके पास है। तो ऑब्जर्वर के आइज में ये क्लिक कैसे होगी? उसकी आइज तक बॉल कैच होने की इमेज जो है वो पहले पहुंचेगी और बॉल थ्रो होने की इमेज बाद में आएगी। अगर हम इस ओवरऑल इसको कंसेप्ट को देखें तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि बॉल K3 ने पहले कैच किया और बाद में K2 ने उसको थ्रो किया, मींस पहले कॉज हुआ और बाद में कॉन्सेप्ट हुआ, बाद में उसका जो है वो इफेक्ट हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत वियर्ड है कि पहले इफेक्ट हो रहा है और बाद में उसका कॉज हो रहा है। यही रीजन 1 के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स है वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड में मूव करेगा, तो यही उसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि ये अलाउड नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करता। अगर वो मूव करेगा तो फिर कॉज जो है वो बाद में होगा और उसका इफेक्ट पहले हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रीजन 1 अलाउड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम रीजन 2 की बात अगर करें तो मैंने पहले भी बताया था कि रीजन 2 पास्ट के साथ कनेक्टेड है। तो कोई भी स्पेस का पॉइंट अगर हम ये टी वाली लाइन के ऊपर रीजन 2 में स्पेस का एक पॉइंट मैंने लिया रेड पॉइंट, तो ये पॉइंट ब्लू पॉइंट का परफेक्टली पास्ट है, ब्लू पॉइंट जो प्रेजेंट में है, क्योंकि ये सेम स्पेस में है। अब बस टाइम में इसका डिफरेंस है कि वो उसका पास्ट है और वो प्रेजेंट है और ये रेस्ट पे है। अब हम दूसरा एक पॉइंट ले रहे हैं, अगर हम एक पॉइंट और लें और सपोज करें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड में मूव कर रहा है, तो इस केस में भी यही लगेगा, यही कहेंगे हम कि ये ब्लू पॉइंट का इफेक्टिव पास्ट है, यानी कि उसका इफेक्टिव पास्ट है। और छोटी जो छोटी छोटी कॉन्स बनी हुई हैं, इसको हम अगर हमने बड़ी कॉन के कॉन्सेप्ट से अगर हमने ये अंडरस्टैंड किया तो हम इसकी छोटी छोटी कॉन्स भी बनाएंगे, तो ये सेम वही बात होगी। और छोटी कॉन से हम इन पॉइंट्स के पाथ को भी लिंक कर सकते हैं, और जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा इसी रीजन में मूव करेंगे, ये बाउंडेड रीजन हो जाएगा उसका, क्योंकि इसी कॉन के अंदर उनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम है। अगर वो बाहर चले जाएंगे वो पॉइंट्स, तो वो रीजन 1 में आ जाएंगे, और रीजन 1 में हमें पता है कि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये बाउंडेड होंगे अपने रीजन 2 में ही पास के सारे पॉइंट्स। और इसी रीजन में इस रीजन में जो हमारे पास हम इसके कोई भी पॉइंट लें इस रीजन के अंदर पास्ट के साथ उसका इंटरवल का स्केयर लें, तो वो हमारे पास इक्वल होगा CT का होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। और इसमें टाइम डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको टाइम लाइक इंटरवल कहेंगे। अब रीजन 2 में हम जितने भी इवेंट्स होंगे वो सब हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम लें कि वो हमारे प्रेजेंट को कैसे इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास स्टार की एग्जांपल है, हम स्टार्स का पास्ट देखते हैं, क्योंकि जो भी स्टार, नेक्स्ट स्लाइड। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बच्चे आ रही है, ठीक आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टार की एग्जांपल। अब हम अगर स्टार को देखते हैं, हम स्टार का पास देख रहे होते हैं एक्चुअली में, क्योंकि जब स्टार लाइट एमिट करेगा, जब वो अपनी लाइट एमिट करता है और जब वो लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है तो तभी हम उस स्टार को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो स्टार तो अर्थ से मिलियन ईयर्स फासले पे है, तो इसलिए लाइट बहुत सालों बाद हम तक पहुंचेगी। तो जब भी स्टार को देखते हैं तो हम उसका पास देख रहे होते हैं एक्चुअली में, जब वो लाइट अपनी एमिट करता है और जब वो लाइट हम तक पहुंचती है, वो जितना भी डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसके बाद देखते हैं। तो अगर हम इसको लिंक करें तो स्टार के पास ने हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट किया होता है, क्योंकि हम उसका पास देखते हैं, हम उसका प्रेजेंट नहीं देखते। सेम ये एग्जांपल अगर हम सन की लें,
तो सन की एग्जांपल में सन की लाइट हम तक 8 मिनट्स तक पहुंचती है। इस तरह हम सन का भी पास्ट देख रहे होते हैं, हम उसका प्रेजेंट नहीं देख रहे। तो ये हमारा जो इसलिए हमें पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट जो है वो इससे इफेक्ट हो रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल लें रियल लाइफ की, एलिफेंट की, तो बेबी एलिफेंट को पहले जंजीर से बांधा होता है, उसके पाँव को हमने कॉमनली बहुत सुना हुआ है कि उसको बांधा जाता है। तो अगर हम देखें तो वो जब वो अगर हम उसका प्रेजेंट ये कंसीडर करें कि वो बिग एलिफेंट मतलब वो बड़ा हो गया है, तो वो अपने तब भी उसको बांधा गया, तो अपने आप को क्यों नहीं उस जंजीर से छुड़वा पा रहा? क्योंकि वो तो अब तो वो बड़ा है ना, और इतना बड़ा एनिमल है एक, तो उसको तो चाहिए कि वो अपने आप को इजीली छुड़वा सकता है, लेकिन उसका पास्ट उस पर इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है जब पास्ट में जब वो बेबी एलिफेंट था उसने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी या उसके पाँव से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई होगी और उसको बहुत पेनफुल होगा, तो वो इसीलिए अपने आप को नहीं छुड़वा पाता। तो उसके प्रेजेंट पे उसका पास्ट जो है वो इफेक्ट करता है। एक ये भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर, रीजन 3। अब रीजन 3 का लिंक हमारे फ्यूचर के साथ है। अगर रीजन 3 में कोई भी एक पॉइंट लें और उसका प्रेजेंट के साथ इंटरवल निकालें तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये भी टाइम लाइक इंटरवल होगा, और स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड होगी इसकी स्पीड भी। इसमें भी हम सेम कोन बनाएंगे तो हम उसके पाथ को जो है वो लिंक कर सकते हैं उसके रीजन को। और अगर हम इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट लें और उसका इंटरवल का स्क्वायर लें तो वो इक्वल होगा ct स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के, और वो ग्रेटर देन 0 होगा। और इस रीजन के सारे पॉइंट्स हमारे प्रेजेंट से इफेक्ट होंगे। अब फ्यूचर के सारे पॉइंट्स हमारे प्रेजेंट से इफेक्ट कैसे हो रहे हैं इसकी भी एग्जांपल एक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब फॉर इसको हाइड एग्जांपल कर दो थोड़ा सा। ये आपके जो आ रहा है स्टॉप शेयरिंग और हाइड, हाँ इसको बस ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक जाइंट है और वो एक यहाँ पे जो येलो टी शर्ट में, इसको अगर हम K2 बोल दें तो ये एक जाइंट है और वो K2 को फायर करता है। तो अगर वो उसको फायर करेगा तो सपोज करें कि उसने फायर कर दिया, तो जब तक बुलेट K2 तक पहुंचेगी तो वो टाइम में आगे जा चुका होगा। इसका मतलब ये है कि जब K2 टाइम में आगे जाएगा तब उसको बुलेट लगेगी। जब जाइंट ने फायर किया बुलेट से तो वो प्रेजेंट था, उसने जितना टाइम कंज्यूम किया, जितना टाइम उसने लिया है उस K2 तक पहुंचने के लिए, उसको जब उसको बुलेट लगेगी जितना टाइम उसका होगा तो वो तो उसका पास्ट बन चुका होगा, क्योंकि प्रेजेंट में बुलेट फायर हुई और फ्यूचर में लगी उसको। जितना भी टाइम हो, लेकिन वो टाइम जो उसने कवर किया है वो टाइम उसको उस उतने टाइम में वो K2 अपनी टाइम में आगे जा चुका होगा, मींस उसका फ्यूचर होगा और जो प्रेजेंट से उसका फ्यूचर जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब प्रेजेंट ने K2 के फ्यूचर को इफेक्ट किया है। अब हम इसकी एग्जांपल लें, अगर हम इसकी रियल लाइफ में भी एग्जांपल लें तो हम जो डिसीजन अपने प्रेजेंट में करते हैं वो हमारे फ्यूचर में इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने डिसाइड किया कि हमने मैथमेटिशियंस बनना है या फिर एमफिल करना है, पीएचडी करना है, व्हाटसोएवर, तो हमें ये पहले डिसाइड हम प्रेजेंट में करते हैं और फ्यूचर में उसका इफेक्ट होता है। अगर हमने डॉक्टर बनना है तो अब अभी से हम उसको अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर हम पढ़ेंगे तो हम आगे जाके सक्सेसफुल होंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमारा प्रेजेंट जो होगा वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा होता है। अब इसकी हम नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हमने पास्ट में जाना हो तो पास्ट में जाने के लिए हमें रीजन 2 में जाने के लिए, यानी कि हमें रीजन 1 से होके आना पड़ेगा। रीजन 1 में जब हम मूव करेंगे तो उस रीजन में हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड में मूव किया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से हम मूव करेंगे तो वो तो हमारा अलाउ ही नहीं करता। स्पेशल रिलेटिविटी में हमारे पोस्टुलेट्स हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड में मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग अपने पास्ट में नहीं जा सकते, हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर हम फ्यूचर में जाना चाहें तो हमें फिर बहुत ज़्यादा स्पीड से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा स्पीड से हमें मूव करना पड़ेगा, जो कि हमें ये भी अलाउ नहीं है कि हम इतनी स्पीड से मूव करें, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सी से ज़्यादा स्पीड में मूव नहीं करता। ये तो हम फ्यूचर में भी नहीं जा सकते और पास्ट में भी नहीं जा सकते। अब ये तो फ्यूचर और पास्ट हो गया, लेकिन व्हाट इज़ प्रेजेंट? अब व्हाट इज़ राइट नाउ? अब हमारा प्रेजेंट है क्या? इसकी अगर एग्जांपल लें तो जो मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो क्या आप मेरा प्रेजेंट देख रहे हैं? मेरा प्रेजेंट आप नहीं देख रहे, आप मेरा पास्ट देख रहे हैं, क्योंकि स्लाइड्स की लाइट को आपकी आई तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली आप पास्ट देख रहे हैं। हम जो भी चीज़ देख रहे होते हैं, जब तक हमारी इमेज, उसकी लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है वो कुछ टाइम कवर करती है। तो हम एक्चुअली में
पास्ट देख रहे होते हैं, हम प्रेजेंट नहीं देखते। हम प्रेजेंट तो हम कभी देख ही नहीं सकते। प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड का एक कॉन्सेप्ट है जो हमने बिल्ड किया हुआ है कि हमारा प्रेजेंट ही है। लेकिन जो हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये स्लाइड्स की लाइट जब हमारी आइस में जा रही है, जो इमेज बन रही है, इसमें जो टाइम लग रहा है वो हमारा, हम एक्चुअली में फिर पास्ट देख रहे हैं, हम प्रेजेंट नहीं देख रहे। प्रेजेंट सिर्फ हमारे माइंड का एक कॉन्सेप्ट है। तो हमें प्रेजेंट का नहीं पता तो फ्यूचर का हम कैसे बता सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। That's it. Now I would like to call Amna to continue the presentation. Assalamualaikum, my name is Amna ओके बच्चे, Safar गुड। and ओके आमना, एक सेकंड, इसका मुझे थोड़ा सा डिस्कस कर लेने दो। गुड, ओवरऑल इसका अच्छा था माशाल्लाह, एंड बड़ा अच्छा इसने कंक्लूड किया, एंड अच्छा था जिसपे काफी चीजें क्लियर हो गई। आई होप सो। स्टार्टिंग में जब इन्होंने कॉजुअलिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, उसमें थोड़ा सा स्पीड अप करके कुछ चीजें जिस तरह एक्सप्लेन करनी चाहिए थी वो वैसे नहीं कर सकी, लेकिन एट द एंड उन चीजों को कवर अप कर गई। तो इन समरी सिर्फ ये है इस चीज की कि लाइट कौन को अंडरस्टैंड करना था आप लोगों ने। लाइट कौन में मेन 3 चीजें थी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और एक इन्होंने रीजन 1 कहा था जो कि इनएक्सेसिबल था। तो गुड के एट द एंड इन्होंने बताया कि प्रेजेंट एक्चुअली कुछ नहीं है, हर चीज आप पास में देख रहे हैं। ठीक है, ये भी सीखा, क्योंकि पास इसलिए होता है क्योंकि हर चीज, क्योंकि जब कोई देखने का कॉन्सेप्ट कैसे है, आप कोई चीज कैसे देखते हो कि आपकी पास लाइट वेव्स ट्रेवल होके आती हैं। आप कुछ चीज देखते हो तो लाइट की ट्रेवलिंग से देख रहे होते हो, तो लाइट हमेशा कोई ना कोई टाइम लेगी। तो आप तक पहुंचने में किसी भी चीज का जो इमेज आपके माइंड में बनता है, बेसिकली कुछ टाइम के बाद बनता है। ओके, दैट्स गुड। तो इसमें आपको जो पता होना चाहिए वो लाइट कौन पता होनी चाहिए, लाइट कौन क्या, कौन से रीजन एक्सेसिबल है, कौन से रीजन इनएक्सेसिबल है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइट कौन। इन चीजों को पता और देन आप कर सकते हो। कॉजुअलिटी प्रिंसिपल है, उसको थोड़ा सा जरा थोड़ा और अच्छा हो सकता था। वो थोड़ा सा मुझे लगा कि जरा स्पीड अप आप कर गए, अदरवाइज ओवरऑल एक्सीलेंट। क्या नाम था, ईमान नाम था ना जो भी एक्सप्लेन कर रही थी? Yes, sir. Iman Maqsood. हाँ ओके, गुड बच्चे। ईमान से पहले किसने किया था? Rimsha ne. Rimsha Yunus. ओके ओके ओके, आमना ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हो। Okay, sir. Assalamualaikum. My name is Amna Iftikhar, and today I have to discuss about the derivation of 4 vectors in Minkowski space. जैसे कि अब हम लोगों ने पहले मिनकॉस्की स्पेस की डेफिनेशन देखी है, तो मिनकॉस्की स्पेस की जो डेफिनेशन है उसमें हम लोगों के पास एक वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोगों के पास एक 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस के साथ हम लोग अपना टाइम इंक्लूड करते हैं। मींस हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस को 4 डायमेंशनल में मतलब कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हम लोगों के पास, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि डॉट प्रोडक्ट, अगर हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना तो वो कम्यूटेटिव होता है और लीनियर होता है। अब उसी कम्यूटेटिव वो ही प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लोग मिनकॉस्की स्पेस का जो रिलेशन है वेक्टर्स के लिए वो हम लोग डिराइव करेंगे। ये डिराइव करने का मकसद हम लोगों का ये है कि अगर हम लोग के ये मिनकॉस्की स्पेस में जो हम लोग वेक्टर्स के जरिए जो हम लोग अपना रिलेशन डिफाइन करते हैं वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। मतलब अगर हम लोग ये वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो हम लोगों की जो फिजिक्स है वो एज कम्पेयर टू हम लोग अगर किसी और मेथड से कर रहे हैं तो उसके कंपेयर, अगर उसका कंपैरिजन किया जाए मिनकॉस्की स्पेस के ये वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वो मिनकॉस्की स्पेस के जो वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी इजी है। जैसे कि अभी लास्ट पे एक एग्जांपल हम लोग देंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिलेशन है वो हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है। हम लोगों के पास जैसे कि 4 वेक्टर्स में हम लोगों के पास ट्रेडिशनल वेक्टर्स के अलावा एक और वेक्टर इंक्लूड होता है जिसको हम लोग टाइम कहते हैं। तो हम लोगों के पास जो मिनकॉस्की 4 वेक्टर्स हैं वो हम लोग उसको 4 कंपोनेंट्स में ही डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जैसे कि मिनकॉस्की की डेफिनेशन में रिमशा ने आप लोगों को ग्राफ्स दिखाए थे, तो उसने XYZ जो हम लोगों का 3D स्पेस था उसने एक एक्सिस पर ले लिया, और जो हम लोग टाइम इंक्लूड कर रहे थे 4th फैक्टर जो था वो हम लोगों ने Y एक्सिस पे ले लिया था। तो यहाँ पर लेकिन मिनकॉस्की में हम लोग इन 4 कंपोनेंट्स XYZ T, इन चारों कंपोनेंट्स को अपने जहन में रखते हुए ये रिलेशन डिराइव करेंगे।
इस चीज को 4 वेक्टर्स को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने एक वेक्टर है a, जिसके हम लोगों ने 4 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स उसके लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए a1 a2 a3 एंड a4। लेकिन ये a1 a2 और a3 a4 जो है ये हम लोग s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं। अगर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें जो हम लोगों का रोटेटिंग फ्रेम है, तो उसमें ये हम लोगों के पास a1 a2 a3 a4 नहीं होंगे। ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास वेरिएबल्स आ जाएंगे a प्राइम a1 प्राइम a2 प्राइम a3 प्राइम एंड a4 प्राइम होंगे। ये वेक्टर जो वेरिएबल्स हैं ये वेक्टर a के लिए ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसके कंपोनेंट्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये पहले s फ्रेम में थे, अब ये s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए। नेक्स्ट स्लाइड। The set would be called components of 4 vector। अब हम लोगों ने ये जो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं a1 a2 a3 a4 और a प्राइम 1, ये सारे वेक्टर्स हम लोग इनको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर तब कहेंगे जब ये आपस में इनका एक रिलेशनशिप हम लोग डिफाइन करेंगे। ये रिलेशनशिप जो है हम इसको कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनकॉस्की स्पेस भी कहते हैं। ये एक्चुअली ये जो हम लोगों के पास रिलेशन डिफाइन ये डिराइव होता है, ये कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स की हेल्प से हम लोग ये डिराइव करते हैं। इसकी डेरिवेशन काफ़ी लंबी और मुश्किल थी तो मैंने ऐड नहीं की, मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी कि ये एक्सप्रेशन हम लोगों के पास कैसे बनता है। तो अगर हम लोग ये जो रिलेशन अगर हम लोग तब कहेंगे कि ये ये जो कंपोनेंट्स हम ये जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं इनको हम लोग तब कहेंगे कि ये 4 वेक्टर्स हैं जब इनके दरमियान में ये फॉलोइंग रिलेशन जो है ये हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे। अब हम लोगों के पास ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये हम लोगों के पास मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे देखें तो हम लोगों के पास 2 मैट्रिक्स बन रहे हैं, एक गैमा 0 0 आयोटा बीटा गैमा और एक a1 a2 a3 a4 वाला। इसको हम लोगों को पता है कि मैट्रिक्स की हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि प्रीवियस स्लाइड हम लोग जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स की तो हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है उसकी रो की मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट अपने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो इसके मल्टीप्लिकेशन आगे हम जब यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने माइंड में बस ये कॉन्सेप्ट रखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट की रो और सेकेंड का कॉलम ले रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेना है क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करवाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। लेकिन जो हम लोग पहले वो प्रॉपर्टी को हम लोग सेटिस्फाई करवाते थे वो विद द हेल्प ऑफ हम 3 कंपोनेंट्स करवाते थे। मिनकॉस्की स्पेस में हम विद द हेल्प ऑफ 4 कंपोनेंट्स इस प्रॉपर्टी को जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने 2 वेक्टर्स ले लिए जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट हम लोग फ्रेम एस में ले रहे हैं a1 a2 a3 a4। बी सेकेंड वेक्टर बी है जिसके कंपोनेंट्स b1 b2 b3 b4 है। अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये हम लोगों के पास इनके दोनों के 4 कंपोनेंट्स हैं, और अगर हम लोग इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करें या हम इनको एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो ये वही सेम रूल को फॉलो करेंगे जो ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन डिफरेंस बस इतना आ जाएगा कि उसमें ये ए और बी जो है हम लोगों के पास ये वेक्टर्स बन जाएंगे ए प्राइम 1 ए प्राइम 2 ए प्राइम 3 ए प्राइम 4 और बी प्राइम 1 बी प्राइम 2 बी प्राइम 3 एंड बी प्राइम 4। अब हम लोग इनका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग सिंपल एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनका डॉट प्रोडक्ट शो करवाएं तो हम लोगों के पास ये ए डॉट बी आ जाएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड a4 b4। लेकिन हम लोगों ने ये शो करना है कि हम लोगों की जो ये डॉट प्रोडक्ट हम चाहे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लें या एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लें, मींस स्टैटिक रेफरेंस में हो या रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो वो दोनों इक्वली आते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये इक्वल शो कराने के लिए हम लोग एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि हैं ए प्राइम 1 ए प्राइम 2 वगैरह। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इनका जो है डॉट प्रोडक्ट शो करवाना है, और ये शो करवाना है कि हम लोग इनका जो डॉट प्रोडक्ट है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस a4 b4 इक्वल्स आता है a प्राइम 1 b प्राइम 1 प्लस a प्राइम 2 b प्राइम 2 और अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्लाइड।
ये जो हम लोगों ने स्टार्ट में 4 वेक्टर्स के एक चीज़ डिफाइन की थी कि हम लोग ये जो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं a1 और a'1 वगैरह, तो इसको हम लोग तब ही हम लोग कंपोनेंट्स बोलेंगे वेक्टर्स के जब ये फॉलोइंग रिलेशनशिप हम लोगों का डिफाइन करेंगे। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड का कॉलम। अब नीचे एक रिलेशन लिखा हुआ है बीटा इज इक्वल्स v ओवर c, where v is your velocity and c is speed of light। ये हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बीटा और गैमा की वैल्यूज यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसमें हम लोगों के पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कोइंसाइड करते हैं। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन जो है हम लोग मिन्कोस्की स्पेस के हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन ही यूज कर रहे होते हैं, और उसी को हम लोग मिन्कोस्की स्पेस को यूज करने का मकसद ही यही है कि हम लोग जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की वो हम लोग बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए हम लोग जो है, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में तो हम लोगों के पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कोइंसाइड करते हैं, सो इट मींस कि हम लोग ये रिलेशन ले सकते हैं बीटा और गैमा का। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की है। सुंदर प्रीवियस स्लाइड एक मिनट करना। यहाँ पर देखें, अगर a'1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो हम लोगों के पास एक्सप्रेशन बनता है गैमा a1 0 a2 0 a3 प्लस अयोटा बीटा गैमा a4। 0 0 की वजह से a2 और a3 जो है वो एलिमिनेट हो गए, तो हम लोगों के पास a'1 का रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा गैमा a1 प्लस अयोटा बीटा गैमा a4। सिमिलरली a2 का जो रिलेशन a2 प्राइम का रिलेशन देखेंगे तो उसके लिए हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जस्ट a2 आ जाएगा, a'3 का देखेंगे तो a3 आ जाएगा, और a'4 का अगर देखें तो हम लोगों की उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास माइनस अयोटा बीटा गैमा a1 प्लस गैमा a4 बनता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ से हम ऐसे यूज करके वो जो एक्सप्रेशंस ये हमारे पास आ रही हैं, हम लोग ऐसे एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोगों के पास क्या आ रहा है। a'1 के लिए हमारे पास गैमा a1 प्लस अयोटा बीटा गैमा a4 आ रहा था। गैमा इन दोनों में कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो a'1 के लिए हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। a2 प्राइम और a3 प्राइम का हमने देखा था कि वहां पर 1 1 था, आइडेंटिटी थी, तो वो a2 और a3 ही आ जाएगा। a'4 के लिए भी हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि आया था माइनस अयोटा बीटा गैमा a1 प्लस गैमा a4। गैमा कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन हम लोगों ने ये सिर्फ अभी हम लोगों ने a1 a'1 a'2 a'3 a'4 के लिए रिलेशनशिप फाइंड किए हैं। तो हम लोगों को तो लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तो हम लोग दो वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं ना, a1 b1 और सिमिलरली a'1 और b'1। तो b'1 के भी सिमिलरली हम लोग ऐसे ही कंपोनेंट्स निकालेंगे, जस्ट लाइक दिस कि हम लोगों ने जो रिलेशनशिप a'1 और a1 के लिए लिखा था कंपोनेंट्स बनाने के लिए, b'1 और b1 का भी रिलेशन वही होगा कि सिंपल ये जो पीछे हम रिलेशन पढ़े हैं तो जहां पर a1 है वहां पर b1 आ जाएगा मतलब, और a2 की जगह b2, a3 की जगह b3 और a4 की जगह b4, क्योंकि दोनों ही हम लोग वेक्टर्स ले रहे हैं, और वेक्टर्स में अगर हम लोग कोई रिलेशन कंपोनेंट्स बनाना चाह रहे हैं तो वो हम दोनों वेक्टर्स के लिए बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक a वेक्टर के लिए हम लोगों ने रिलेशनशिप कंपोनेंट्स बनाने वाला फाइंड कर लिया और हम लोग b के लिए नहीं करेंगे। सिंपल अब हम लोगों के पास जो हम लोगों ने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हम लोगों के पास a1 b1 था, हम लोग रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे जिसमें हम लोगों ने अपनी डेरिवेशन शो करनी है। तो उसका जो फ्रेम ऑफ हम लोगों के पास रिलेशन है वो है a'1 b'1 प्लस a2 b2 a3 b3 और a4 b4। अब इनमें हम लोग a'1 की वैल्यू पुट करेंगे, b'1 की, और इन सब की वैल्यूज जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में निकाली है वो सारी हम पुट करेंगे। जब हम उनको पुट कर देंगे तो उसके बाद हम लोगों ने जो फॉलोइंग रिलेशनशिप यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो हम लोग इन पर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हम लोग a'1 b'1 के लिए देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। गैमा दोनों में कॉमन है तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही कॉमन लेके गैमा स्क्वायर कर दिया। अब a1 प्लस अयोटा बीटा a4 की हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन करवानी है b1 प्लस अयोटा बीटा b4 के साथ, तो उसकी मैनुअली मल्टीप्लीकेशन हम लोग करवाएंगे। फिर a2 b2 के तो कोई फैक्टर्स ही नहीं थे, a2 b2
A2 ही था तो वो एज इट इज रहेगा, A3 B3 का भी यही रहेगा। सिमिलरली A प्राइम 4 B प्राइम 4 के हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो उसमें भी हम लोगों के पास गैमा जो है हम लोगों ने गैमा दोनों में कॉमन था तो उसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा के उसको कॉमन ले लिया और अंदर फैक्टर्स जो हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन अभी रिमेनिंग है। बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड लास्ट लाइन जो है उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने अपनी ब्रैकेट्स जो है वो ओपन किए हैं। तो जो पहली है A प्राइम 1 B प्राइम 1 के लिए हमारे पास उसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस अयोटा बीटा A1 B4 प्लस अयोटा बीटा A4 B1 और अयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर A4 B4, A2 B2 एज इट इज, A3 B3 एज इट इज और A प्राइम 4 B प्राइम 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो अयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर A1 B1 माइनस अयोटा बीटा A1 B4 माइनस अयोटा बीटा A4 B1 और A4 B4 आ जाएगा। ये हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करके जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों के पास होती है -1, तो जहां जहां अयोटा स्क्वायर था वहां पे हम लोगों ने -1 पुट कर दिया है। जैसे कि ये फर्स्ट लाइन में देखें तो यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन में माइनस बीटा स्क्वायर लिखा है। प्रीवियस स्लाइड में अगर आप लोग देखो तो वहां पे प्लस अयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर A4 B4 था। अयोटा स्क्वायर की वजह से ये हम लोगों का माइनस बीटा स्क्वायर A4 B4 हो गया है। सिमिलरली ये जो A प्राइम 4 B प्राइम 4 का रिलेशन था वहां पे भी अयोटा स्क्वायर जहां जहां था वहां पे हम लोगों ने -1 से रिप्लेस किया उसकी वैल्यू। सिंपल बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल गैमा स्क्वायर जो है अंदर मल्टीप्लाई किया है तो हम लोगों के पास जो फैक्टर है हमारे पास बचेगा गैमा स्क्वायर A1 B1 और बचता है गैमा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर A1 B1। तो 1 गैमा स्क्वायर A1 B1 हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोगों के पास 1 माइनस बीटा स्क्वायर आएगा। सिमिलरली हम लोग A4 B4 वाले फैक्टर्स में भी हम लोगों के पास जो है गैमा स्क्वायर A4 B4 कॉमन आ रहा है और अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो 1 माइनस बीटा स्क्वायर है और जो बाकी टर्म्स हैं वो आपस में प्लस माइनस की वजह से साइन के डिफरेंस की वजह से आपस में कैंसिल हो रही हैं। आप लोग करके देख भी सकते हैं। और हम लोगों के पास A2 B2 प्लस A3 B3 एज इट इज आ गया। अब हम लोगों को पता है कि गैमा का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो गैमा का हम लोगों के पास फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों के पास ओनली 1 माइनस बीटा स्क्वायर है तो यहाँ तो हम लोग इसको गैमा स्क्वायर अगर करें तो वो इक्वल आता है 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ तो हम लोग 1 माइनस बीटा स्क्वायर की जगह 1 गैमा स्क्वायर लिख दें या गैमा स्क्वायर की जगह 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर लिख दें तो हम लोगों की मजीद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि गैमा स्क्वायर को रिप्लेस किया 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर से। तो जब हम लोग ये मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये एक क्योंकि 1 माइनस बीटा स्क्वायर का जो इनवर्स है और रेसिप्रोकल है वो 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर है तो ये सिंप्लीफाई होकर हम लोगों के पास ये कैंसल आउट हो जाएंगे और जो हमारा एक्सप्रेशन है वो A1 B1 प्लस A4 B4 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बन जाएगा। क्योंकि चेंज तो सिर्फ हम लोगों के पास A1 B1 और A4 B4 में आ रहा था, A2 B2 और A3 B3 तो एज इट इज शुरू से ही सेम चल रहे थे। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हम लोगों के पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है ये वही लीनियर कॉम्बिनेशन या ये वही डॉट प्रोडक्ट है जो हम लोग फ्रेम S के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इससे ये प्रूव हुआ कि हम लोगों का जो मतलब वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है वो चाहे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो या स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो दोनों में इक्वल आता है। मीन्स कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर है। नेक्स्ट स्लाइड। और किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लें तो क्लासिफिकेशन मींस इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉरेंस के ही रिलेशंस बीटा और गैमा का यूज कर रहे हैं और आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो उसी को यूज करती है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों का जो हम लोगों ने जो रिलेशन डिराइव किया है मिन्कॉस्की स्पेस है फॉर वेक्टर्स का वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। मींस कि हमारा जो हम लोग अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी रख दें तो हम लोगों के जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं वो रिमेन सेम रहेंगे। मींस कि ये स्केलर है तो अगर हम लोगों ने लेंथ डिफाइन करनी है जस्ट लाइक हम लोग जैसे अपने ट्रेडिशनल वेक्टर्स 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए अपनी लेंथ डिफाइन करते थे कि उसके सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते थे और फिर बाद में अंडर रूट लेते थे। तो सिमिलरली उसी तरह हम लोग के 4 वेक्टर्स जो 4 कंपोनेंट्स वाला वेक्टर आ रहा है उसी का भी हम लोग जो मतलब लेंथ का रिलेशन ले रहे हैं तो वो एज इट इज वही होगा जस्ट
डिफरेंस वहां पर आएगा कि पहले 3 कंपोनेंट्स थे, अब हम लोगों के पास 4 कंपोनेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। बाकी जो है कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। बेसिकली हम लोगों का यूज करने का ये मकसद ही यही है कि हम लोग जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ें। वरना अभी अगर हम लोग देखें तो बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केस हम लोगों के पास बन जाते हैं कि अगर हम उन्हें वेक्टर से ना करें तो वो बहुत ज़्यादा डेरिवेशन लंबी भी हो जाती है और हम लोगों को उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम लोग अपने जो उसको मतलब विजुअलाइज कर लें और वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें तो हम लोगों का काम बहुत कम भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। यही मिन कॉस की स्पेस का मकसद था। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सुंदर शहजादी टू प्रोसीड द प्रेजेंटेशन। Assalamu alaikum to all of you. My name is Sundar Shehzadi, roll number 10, and I'm going to discuss the example of a 4 vector. यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि एक्स वाई जी एंड आयोटा सी टी जो है ये हमारे पास है कंपोनेंट्स हैं हमारे पास 4 वेक्टर्स के। और हमें ये पता है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्म की हमें जो इक्वेशंस है वो अच्छे से याद है हम लोगों को। और मोस्ट प्रिसाइजली वी कैन से दैट अ 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्म्स लाइक अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ पे हम लोग जैसे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को भी वेरीफाई करते जाएंगे कि इसकी जो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगे, जो इसके हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्म से जो है वो रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम एंड आयोटा सी टी प्राइम जो है ये हमारे पास जो है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है ये हमारे पास एस प्राइम फ्रेम में है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है एक्स वाई जी आयोटा सी टी जो है ये हमारे पास एस जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और यहाँ पे हम लोग ये इक्वल्स टू बाय मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स डेल्टा विद आर इनिशियल 4 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्राइम आएगा वो इक्वल्स टू आएगा गेमा। हमें पता है कि हम लोग फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी हम रो लेंगे और सेकंड का हम कॉलम लेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक्स प्राइम इक्वल्स टू गेमा एक्स प्लस 0 एंड प्लस आयोटा बीटा गेमा इंटू आयोटा सी टी। और यहाँ पे हमें पता है कि अयोटा जो है ये हमारे पास जो है ये कॉमन आ रहा है तो हमने अयोटा को कॉमन लिया तो वो अयोटा स्क्वायर बन गया हमारे पास। और ये हम ये भी जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के इक्वल होता है। एज वी नो दैट कि बीटा इक्वल्स टू वी ओवर सी आता है। तो हमने जैसे कि यह पीछे हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन था अयोटा स्क्वायर बीटा सी गैमा टी, हमने इसकी जगह नेक्स्ट एक्सप्रेशन में बीटा की जगह v ओवर c जो है वो पुट कर दिया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है x प्राइम इक्वल्स टू v x गैमा x माइनस v ओवर c इंटू c गैमा t। यहाँ पे c से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है इसका x प्राइम इक्वल्स टू गैमा x माइनस v गैमा t। इसमें से हम गैमा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है x प्राइम इक्वल्स टू गैमा इंटू x माइनस v t। जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया वो हम लोगों को पता है कि हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्म में भी यही जो है एक्स प्राइम का एक्सप्रेशन आता है। मतलब हमारे पास जो एक्सप्रेशन इस एग्जाम्पल में एक्स प्राइम का आया यही सेम एक्सप्रेशन हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्म में भी आता है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो वेरीफाइड हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पे हम y प्राइम को है जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो y प्राइम इक्वल आएगा फर्स्ट जब हम इसकी रो लेंगे सेकंड का कॉलम तो 0 प्लस गैमा प्लस y प्लस 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा y प्राइम इक्वल्स टू y विच इज ऑल्सो सेम एज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्म। एंड इसके बाद नेक्स्ट जब हम करेंगे तो उसमें z प्राइम इक्वल्स टू फिर वो 0 प्लस 0 प्लस z प्लस 0 एंड विच इज इक्वल टू z प्राइम इक्वल टू z। एंड अब हम हमारे पास जो है हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है अयोटा सी टी प्राइम इक्वल्स टू ये आएगा माइनस अयोटा बीटा गैमा प्लस 0 एंड प्लस y अयोटा सी टी। अब यहाँ पे हमें पता है कि बीटा जो है ये हमारे पास v ओवर c के इक्वल होता है तो हम v ओवर c बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमने इसमें से c जो है वो कॉमन लेना है। c कॉमन लेने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है अयोटा इंटू v ओवर c
वाई एक्स, इसमें हमारे पास सी जो है वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो सी हम डिवाइड करेंगे वो नीचे सी स्क्वायर हो जाएगा, और जो ऊपर सी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमारे पास सी यहाँ कॉमन आ रहा है। अब दोनों साइड पे हमारे पास आयोटा और सी जो है वो सेम है, तो ये हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है वो टी प्राइम इक्वल्स टू माइनस वी ओवर सी स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई टी, ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हमारे पास लास्ट पे क्या आ रहा है, टी प्राइम इक्वल्स टू गैमा इनटू माइनस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स प्लस टी, जिसमें से हमने गैमा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है टी प्राइम इक्वल्स टू गैमा इनटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, which is the last expression of our this example, and as same as Lorentz transform. Thus we conclude that x, y, z and iota c t are components of a 4 vector. इसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को अब समराइज करेंगे। एज वी नो दैट कि मिन्कोस्की स्पेस और मिन्कोस्की स्पेस टाइम जो है वो कॉम्बिनेशन होता है यूक्लिडियन स्पेस और टाइम का इनटू ए 4 डायमेंशनल मैनुअल विद द स्पेस टाइम इंटरवल, एंड ये 2 पॉइंट्स के दरमियान इंडिपेंडेंट होता है इंटरवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसके बाद हमें पता है कि मिन्कोस्की स्पेस जो है ये क्लोजली एसोसिएट करती है आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के साथ। 4 वेक्टर जो है ये इसके बाद हमारे पास है 4 वेक्टर जो है, इसमें हमारे पास 4 एंट्रीज होती हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होती हैं रो और चेंज होते हैं इसमें एक स्पेशल वे में जब हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं। जब हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें चेंज करते हैं तो इसमें एक स्पेशल वे में चेंज आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइट की। लाइट हमेशा अलोंग द पाथ ट्रेवल करती है जहां स्पेस टाइम इंटरवल 0 होता है बिटवीन एवरी 2 पॉइंट्स अलोंग द पाथ। और जैसे कि ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हम लाइट के केस में बात करें तो लाइट के केस में जो स्पेस टाइम डायग्राम बनेगी 1 डायमेंशन में, तो उसमें जो लाइंस होंगी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को कट करेंगी 45 डिग्री के साथ। मतलब अगर किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप 1 हो तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल बना रही होंगी। अब अगर हम इसकी 2 डायमेंशंस में बात करें तो 2 डायमेंशंस में हमारे पास जो स्पेस टाइम डायग्राम होती है वो कोन होती है, लेकिन उसमें हमारे पास सर्कुलर रीजन बनते हैं, मतलब सर्कुलर वेवफ्रंट्स हमारे पास बनते हैं। अगर हम 3D में उसकी बात करें तो कोन जो है वो हमारे पास 4D में बन जाएगी, उसमें 3 डायमेंशंस जो है वो स्पेस की होंगी और 1 जो है वो टाइम की होगी। और उसमें हमारे पास जो है सर्कुलर वेवफ्रंट्स जो होंगे उसकी जगह हमारे पास स्फीयर में जो है ना वो वेवफ्रंट्स बनेंगे। उसके बाद हमारे पास मिन्कोस्की जो है मिन्कोस्की स्पेस में वेक्टर्स जो हैं हमारे पास वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इक्वल आता है, ऑल्दो कि वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो या एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। दोनों के जो प्रोडक्ट है इक्वल होगा, वो उसके जो है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों चाहे एक एस फ्रेम में हो और एक एस प्राइम फ्रेम में हो, दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। And here is our presentation. So thank you so much to all of you. ओके बच्चे, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है एनीवन? इसमें जो ओवरऑल जो चीज है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी थी, दैट वाज गुड। प्रेजेंट भी अच्छा किया। कोई बस थोड़ा सा जो मुझे लैक लगा इसमें जस्ट ये था कि 1-2 प्रेजेंटर्स ने जस्ट ये एक्सप्लेन नहीं किया रीजन कि व्हाई आप ये टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्यों पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ओवरऑल सही था। इसमें जो मेन चीजें थी, लाइट कोन आपने अंडरस्टैंड करनी है, 4 फैक्टर आपको पता होना चाहिए और कॉजुअलिटी प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉस्ट की स्पेस टाइम, ये 4 चीजें हमने पढ़ी हैं बेसिकली। ये रिकॉर्डिंग भी मैंने की हुई है, स्लाइड्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। कोई चीज भी समझ ना आए फिर भी जब रीड करो इन स्लाइड्स को दोबारा से तो अब इन प्रेजेंटर्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अब फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैंने मार्क्स दूं तो दैट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल प्रेजेंटेड।
जस्ट वाई का आंसर आप लोगों को हर नेक्स्ट जो भी बंदे आएंगे वाई का आंसर आपको पता होना चाहिए और हर स्टूडेंट को पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार होनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। ओके स्टूडेंट्स, जी बच्चे। सर वाई आप पूछ रहे हैं कि हम लोग मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी में, तो सर मैंने मतलब इसका आंसर ये नहीं है हाँ कि हम हाँ सर इसका मतलब देखें कि हम लोगों ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी, तो उसकी डेरिवेशन हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी भी थी और कॉम्प्लिकेटेड भी थी। तो 4 वेक्टर्स और ये जो मिन्कोस्की स्पेस था, तो इसको इंट्रोड्यूस ये करवाने का मकसद ही यही था कि हम लोगों का जो डाटा है फिजिक्स में वो मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आए। मीन्स अभी बिल्कुल हम लोगों ने ऐसे ही है। देखा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो लास्ट एग्जाम्पल सुंदर ने करवाई है, उसमें हम लोगों ने विद इन 1 पेज हम लोगों ने वो एक्सप्रेशन अपने डिराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो वही बिल्कुल एक्सप्रेशन जब हम लोग किसी और मेथड से, जैसे हम लोगों ने डेरिवेशन दूसरे मेथड से की थी, तो वो एटलीस्ट 10 जी to जी 12 पेजेस की थी। तो सर ये मोर ऐसे ही है। सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई है मिन्कोस्की की वजह से, और इससे हम लोगों की आइंस्टाइन, और देखा जाए तो आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, तो वो उसमें ये सारी इस मिन्कोस्की स्पेस में वो यूज भी हो रही है। मींस लॉरेंस बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज हो रही है, और ऐसे ही सारा है। जो मतलब टाइम का है वो सारा इसमें यूज हो रहा है। तो ये रीजन है बिल्कुल मतलब मिन्कोस्की को हाँ पढ़ने की। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है कि यानी कि बेसिकली अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस में बात करूं तो स्पेशल रिलेटिविटी को विजुलाइज करने के लिए मिन्कोस्की स्पेस टाइम और 4 वेक्टर सबसे सूटेबल कैंडिडेट थे, जिनको आप इजीली इनको यूज करके आप स्पेशल रिलेटिविटी को आप एक कॉम्प्लिकेट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक यानी कि वेरी लिमिटेड वे में आप इन दोनों को यूज करके एसआर को विजुलाइज कर सकते हो। वो ठीक आपने प्रॉपर बताया। मैं ये कह के सिर्फ 2 प्रेजेंटर से एक्सप्लेन नहीं कर सके, जैसे फरहान था तो एट द वेरी बिगनिंग फरहान को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि हम जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लेंथ सेम रखी और उस टॉपिक को आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराया, डेट वाज गुड, क्योंकि अगर वो बेसिक पता होगा तो फिर 4 वेक्टर को अंडरस्टैंड करेंगे ना बच्चे। वो अच्छी चीज़ थी कि आपने उसको स्टार्ट किया, लेकिन फरहान उस चीज़ को उस तरह से डिफेंड नहीं कर सका। तो आप लोगों ने सही किया है। मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रेजेंटर्स को उसकी रीजन नहीं पता थी, समझा ये बात की। अदरवाइज ओवरऑल ओके। उसके बाद अब नेक्स्ट है हफ्सा की। यस सर। हफ्ता, हाँ हफ्ता आपने सेंड नहीं की पीडीएफ अभी तक, मैंने कहा था यस सेटिंग सर। तक भेज दो। सर वो ना हमारे दोनों टॉपिक ना बहुत ज्यादा रिलेट करते थे, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि ये लोग कर लें और हम ज्यादा सिमिलर चीजें ऐड ना करें, हम फिर कुछ और ऐड कर लें। इस वजह से आपको शाम को मिल जाएगी। ठीक हो गया बच्चे, ओके ओके ओके। स्टूडेंट अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। तो आमना जो आप कह रही थी कोई डेरिवेशन है तो वो भी चेक ग्रुप में भेज देना, अगर बच्चों ने यस सर। पढ़नी हुई वो पढ़ यस लेंगे, सर, वो ठीक है ना। कॉन्ट्रावेरिएंट फैक्टर्स की हेल्प से थी, मैंने काफी जगह देखा था, तो वो कॉन्ट्रावेरिएंट की थी, तो वो हम्म। इसलिए मैंने ना वो और नहीं मैं कहा था डाली। आपका और हाँ आपने और सुंदर ने जो एक्सप्लेन किया वो उस वीडियो में से था, जो लेक्चर था क्या कहते हैं इंडियन प्रोफेसर का। यस सर, उसी उसमें से भी था, और हम लोगों ने मतलब दूसरी वीडियोस भी यस देखी सर, थी। 2-3 वीडियोस देखी थी, काफी उसको देखा था, फिर ये प्रिपेयर किया था। हाँ नहीं वो मुझे समझ लग गई आपने कहाँ कहाँ से देखा, वो मैंने वो ये जो मटेरियल आपने दिया है, लेकिन ठीक है गुड, अच्छा है, ओके सर। सही है, गुड। थैंक ओके यू सर। अल्लाह हाफिज। अब कल हफ्सा की प्रेजेंटेशन है, हफ्सा आप विद इन टाइमली भेज देना आप ग्रुप में, ठीक है शाम तक। यस सर। ओके बच्चे ओके, अल्लाह हाफिज। और सिर्फ सुनते ना रहा करो, कोई क्वेश्चन हो तो लाभ में पूछा करो। ये वाला जो कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई थी इसलिए मैंने ज़्यादा यानी कि मैंने क्वेश्चन नहीं की, लेकिन आप लोग साथ साथ क्वेश्चन लाभ में किया करो, बाकी स्टूडेंट्स भी जहाँ पे ना समझ आए पूछ लिया करो। और प्रेजेंटेशन में हमेशा वो चीज़ें इंक्लूड किया करो जो जिसको जिसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सको। एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आज क्वेश्चन मैंने कम किए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये जो भी प्रेजेंटेशन का ये रूल है कि जो चीज़ आप टेक्स्ट में लिख देते हो आपको उसके उसकी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करो कि उसको आप एक्सप्लेन करो इन योर ओन वर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिसको जो लिखा हुआ इंग्लिश में उसको रीड ना करो, बल्कि उसको जो भी रीड किया हुआ उसे अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करो, ताकि आपके जो ऑडियंस है उसको वो चीज़ समझ आ सके। क्योंकि अगर जस्ट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रीड करेंगे
तो रीडिंग तो जो है कोई भी स्टूडेंट खुद भी कर सकेगा, लेकिन आपका टास्क ये होता है कि जो लिखा हुआ है उसे अपनी वर्डिंग में और ऐप जो कन्वीनियंस और अपने ऑडियंस की कन्वीनियंस को के अकॉर्डिंग उसको आप एक्सप्लेन करें इन योर ओन वर्ड्स। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये एक जनरल रिमार्क्स है कि आप बाकी जो लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए कि नेक्स्ट जब भी प्रिपेयर करोगे तो इस लिहाज से प्रिपेयर करना। आमना वगैरह को इसलिए मैंने पहली प्रेजेंटेशन दी है आमना और रफ्ता को, ताकि ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं। थोड़ी बहुत अगर वीकनेस भी होगी तो आई विल एक्सप्लेन इट, और आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ग्रुप की भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका ख्याल रखना साथ साथ। ओके बच्चों, अब आप लीव कर सकते हैं, हम क्लास एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, कल जी बच्चे, सर मार्क्स बता दें। वो मैंने अभी अपलोड कर दूंगा, मैंने अपने लैपटॉप पे वो लिखे थे साथ साथ, वो भी लैपटॉप मैंने नीचे भेज दिया, अभी मैं लगा दूंगा पोर्टल पे आज शाम किसी भी टाइम पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, लेकिन अच्छे हैं आप, सबके अच्छे हैं। बस फरहान का 1-2 नंबर मैंने कम करना है। फरहान यार आप काम किया करो, आज भी आपने सिर्फ लिया इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक लिया, दैट वाज वेरी बेसिक। चलें कोई नहीं, आपने बेसिक वाला लिया भी, लेकिन एटलीस्ट उसको डिफेंड तो करते आप, कि आपको पता तो होता है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। आप उसको डिफेंड भी नहीं कर सके, तो थोड़ा सा ना प्रिपेयर किया करो उस चीज़ को। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।